Hey everyone, this is Dr. Asif Khan and welcome back to my YouTube channel that is Biology on your fingertips. आज के सेशन में हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, अगेन इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स. सो व्हाई पैकेजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर मैं इस डेटा को इस तरह से मेंशन करूं कि एक ह्यूमन डाइप्लॉइड सेल में अगर नंबर ऑफ बेस पेयर की बात करें, ओके, नंबर ऑफ बेस पेयर की बात करें तो इट इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻⁹. ओके, इतने बेस पेयर हैं हमारे डाइप्लॉइड सेल्स में. क्लियर? और आप जानते हैं कि टू बेस पेयर यानी टू न्यूक्लियोटाइड्स के बीच का जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड, ये से प्रीवियस लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुका हूं. डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स और टू बेस पेयर भी कह सकते हैं, टू बेसेस कह सकते हैं, दैट इज 0.34 नैनोमीटर. ओके, तो इस बेसिस पे आप लेंथ ऑफ डीएनए को डिटरमाइन कर सकते हैं. तो लेंथ ऑफ डीएनए क्या हो जाएगा बच्चों? लेंथ ऑफ डीएनए हो जाएगा आपका 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर इंटू 0.34 नैनोमीटर, विच इज अप्रोक्सीमेटली अबाउट 2.2 मीटर्स. ओके, ये है लेंथ ऑफ डीएनए 2.2 मीटर्स. इसे मैं स्टार बना के मेंशन कर रहा हूं क्योंकि ये भी क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है. द लेंथ ऑफ डीएनए एंड हाउ इट इज कैलकुलेटेड. तो वेरी सिंपल मैथड टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ डीएनए. अब 2.2 मीटर लेंथ है डीएनए मॉलिक्यूल की. अब इस डीएनए मॉलिक्यूल को पैक्ड कहां करना है? ऑफ कोर्स पैक्ड तो हम करेंगे सेल के अंदर, सेल के अंदर भी न्यूक्लियस के अंदर. तो जो डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस है इसको मैं मेंशन कर दूं अगेन, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस इज 10⁻⁻⁶ मीटर. क्लियर ना? तो डायमीटर इज वेरी स्मॉल एज कंपेरेटिवली टू द लेंथ ऑफ डीएनए. अब क्वेश्चन ये आता है कि how such long polymer of DNA gets packed into the cell or into the nucleus whose dimension is 10⁻⁻⁶ मीटर. क्लियर है? तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा इस क्वेश्चन पे ही बेस्ड है. अब आप ये समझिए कि न्यूक्लियस का डायमेंशन इतना कम, तो बात तो वही हो गई ना कि एक लॉन्ग थ्रेड है. लाइक अगर आपके घर में एक इलेक्ट्रीशियन आता है और आपके घर में इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिसिटी वायर्स को डालने के लिए आते हैं, जैसे इस कमरे में भी इलेक्ट्रिसिटी के लिए वायरिंग्स हुई हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी का जो वायर आता है वो एक बंडल में कॉइल्ड होके आता है ना. या अगर मैं बहुत सिंपल एग्जांपल ले लूं कि पतंग की जो डोर होती है जिससे बच्चे पतंग उड़ाते हैं, तो पतंग दूर आसमान तक उड़ जाती है अपनी लेंथ की वजह से, अपने डोर की लेंथ की वजह से, अपने धागे की लेंथ की वजह से. उसके बाद जब बच्चा पतंग उतारता है तो उस धागे को, उस डोर को किसी न किसी मटेरियल में पैक करता है. चाहे तो उसका वो गोला बना लेता है या किसी वो जो वुडन आप जानते हैं एक चरखी की तरह स्ट्रक्चर होता है, वो उसको पैक्ड करता है. क्योंकि अगर वो सारा धागा उतार के एज इट इज छोड़ देगा तो वो सारे धागे उलझ जाएंगे. और वो इतना लंबा धागा जिससे पतंग आसमान तक उड़ी है, अगर उसको सीधा रख के वो अपने कमरे में रखना चाहेगा ना, तो कमरा तो छोड़िए, पूरे घर में भी वो धागा स्ट्रेट एज इट इज पैक्ड नहीं होने वाला. तो बेस्ट मेथड क्या है कि उस धागे को कॉइल्ड करना है. कॉइल्ड करना तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि अगर आप इसको कॉइल्ड नहीं करोगे, आप इसको लपेटोगे नहीं, तो डीएनए पैक्ड होगा नहीं. सेम अगर आप इसको पैक्ड नहीं करोगे तो धागा पैक्ड नहीं होगा.
धागा पैक्ड नहीं होगा। और नंबर 2, अगर आप चाहते हैं कि दोबारा उस धागे को आप यूज में लाएं, दोबारा पतंग उड़ाने के लिए, तो उसको सही तरीके से लपेटना जरूरी है जिससे कि वो उलझे नहीं। सेम चीज हमारे डीएनए के साथ भी है। इतना लंबा मॉलिक्यूल है, 2.2 मीटर लेंथ का मॉलिक्यूल है। उस 2.2 मीटर लेंथ के मॉलिक्यूल को हम एक छोटे से सेल और एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर पैक्ड करते हैं। तो एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि चाहे लेंथ कितनी भी लंबी हो, हम इसे कॉइल्ड करते हुए इसको कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। और कॉम्पैक्ट करने के दौरान हमें सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि ये कॉइलिंग इस तरह से हो कि डीएनए का डिस्ट्रीब्यूशन जब हो तो उस टाइम पे ये आपस में उलझे नहीं। बात समझ में आ गई? तो ये है हमारा एम कि कैसे हम डीएनए मॉलिक्यूल को पैक्ड करते हैं। अब आप समझिए कि डीएनए की लेंथ हमने डिटरमाइन कर ली है और हमको पैक्ड करना है इसको सेल में। और यूकैरियोटिक सेल में डीएनए को पैक्ड किया जाता है क्रोमोसोम में, है ना। तो डीएनए इज कॉम्पैक्टेड इनटू क्रोमोसोम। कॉम्पैक्ट कहां होगा? क्रोमोसोम में होगा। और क्रोमोसोम में पैक्ड क्यों होगा? टू फैसिलिटेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अगर क्रोमोसोम में इसको पैक्ड नहीं करेंगे तो क्रोमोसोम्स हमारे व्हीकल ऑफ हेरिडिटी हैं। क्रोमोसोम ही हैं जो मियोसिस के दौरान सेग्रीगेट हो जाते हैं और गैमीट्स के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। तो ये कॉम्पैक्ट होकर क्रोमोसोम में आएगा टू फैसिलिटेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ड्यूरिंग द न्यूक्लियर डिवीजन। बात समझ में आ गई? ड्यूरिंग द न्यूक्लियर डिवीजन। अब यहां पे एक चीज तो क्लियर है कि हमें इसे कॉम्पैक्ट करके क्रोमोसोम्स पे रखना है। डीएनए इज कॉम्पैक्टेड इनटू क्रोमोसोम। क्लियर ना? तो टिपिकल क्रोमोसोम्स की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ डीएनए, है ना। तो डीएनए में क्रोमोसोम्स तो है ही, या अगर मैं सिंपली कहूं तो डीएनए ही क्रोमोसोम्स हैं या क्रोमोसोम्स ही डीएनए है। आइए समझते हैं कैसे। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अदरवाइज आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन स्किप हुई ना तो ये पूरा जो मैकेनिज्म है पैकेजिंग का ये समझ में नहीं आने वाला। चलिए, अब डीएनए कॉम्पैक्ट होकर क्रोमोसोम में है और क्रोमोसोम ही डिस्ट्रीब्यूट होगा ड्यूरिंग द मियोसिस। मियोसिस में ये क्रोमोसोम एज ए गैमेट डिस्ट्रीब्यूट होगा और वो गैमेट जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करेंगे, कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम द पेरेंट्स टू प्रोजेनी। क्लियर ना? अब यूकैरियोटिक सेल में ये चीज तो क्रोमोसोम पे है एंड डीएनए एसोसिएटेड है विद द स्टेबल एग्रीगेट ऑफ प्रोटीन। ओके, अब ये स्टेबल एग्रीगेट जो है प्रोटीन के, इसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं क्रोमैटिन। ओके, तो कलेक्टिवली कॉल्ड एज क्रोमैटिन। तो ये स्टेबल एग्रीगेट वाला जो प्रोटीन है ये हो गया क्रोमैटिन। चलिए, अब डीएनए इंटरैक्ट किससे करेगा? इस चीज को आपको समझना है। डीएनए का जो मॉलिक्यूल है बच्चों, डीएनए को हम बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड, है ना। डीएनए इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड और इसी को हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या हुआ? इसमें मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड्स हैं, है ना। और मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड से पहले वन न्यूक्लियोटाइड का मतलब हुआ 3 सब्सटेंस और 3 कंपोनेंट्स। एक है पेंटोज शुगर आपका, एक है नाइट्रोजिनस बेस, ओके, और थर्ड वन इज फॉस्फेट। ठीक है, तो डीएनए हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। अब इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड को और सिंगल न्यूक्लियोटाइड को बताने का रीजन ये था कि डीएनए पे फॉस्फेट लगा हुआ है,
है ना, ड्यू टू द फॉस्फेट इन द साइड चेन डीएनए कैरीज नेगेटिव चार्ज। ओके, डीएनए कैरीज नेगेटिव चार्ज। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये कि डीएनए कैरीज नेगेटिव चार्ज ड्यू टू फॉस्फेट इन द साइड चेन। ओके, फॉस्फेट की वजह से डीएनए के पास नेगेटिव चार्ज है। तो क्लास ऑफ प्रोटीन इंटरैक्ट्स विद डीएनए, ठीक है, तो उस क्लास ऑफ प्रोटीन को, ये सब कुछ क्रोमोसोम्स पे हो रहा है, अ क्लास ऑफ प्रोटीन इंटरैक्ट्स विद डीएनए। ओके, अब यहां पे जो प्रोटीन डीएनए से इंटरैक्ट कर रहा है, अ क्लास ऑफ प्रोटीन इंटरैक्ट्स विद डीएनए इज कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन। अब ये हुई सबसे अच्छे कंपोनेंट की एंट्री, इज कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन। ओके, अब हिस्टोन क्या है? हिस्टोन 2 बेसिक अमाइनो एसिड से बना हुआ है। हिस्टोन इज मेड अप ऑफ 2 बेसिक अमाइनो एसिड, ठीक है, 2 बेसिक अमाइनो एसिड। आपको याद होगा क्लास 11th में बायोमोलिक्यूल्स में जब अपने अमाइनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, तो उसमें एक ग्रुप था एलिफैटिक, एक था एसिडिक, एक था बेसिक और एक था सल्फर कंटेनिंग। हम लोग बेसिक की बात कर रहे हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन इज मेड अप ऑफ 2 बेसिक अमाइनो एसिड्स, ठीक है, और वो जो 2 बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं, इसमें एक है आपका आर्जिनिन, ठीक है, एंड सेकंड है लाइसिन, ठीक है, आर्जिनिन and lysine. Again a very important question for NEET कि DNA carries positive charge. Why? Because DNA is made up of 2 basic amino acids, arginine and lysine, और इन दोनों की वजह से हिस्टोन कैरीज पॉजिटिव चार्ज। अब हिस्टोन के पास है पॉजिटिव चार्ज, डीएनए के पास है नेगेटिव चार्ज, तो ऑपोजिट चार्जेस क्या करते हैं बेटा? अट्रैक्ट करते हैं। फिजिक्स में बताया जाता है ना कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। अब इस अट्रैक्शन से होगा क्या? अब इसको स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट आ चुका है, मैं यहां से पोर्शन को रब करता हूं। डीएनए के पास नेगेटिव चार्ज क्योंकि उसके पास फॉस्फेट है, हिस्टोन के पास पॉजिटिव चार्ज क्योंकि हिस्टोन के पास 2 बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं, आर्जिनिन एंड लाइसिन। तो इस इंट्रैक्शन से क्या होगा कि डीएनए जो है वो हिस्टोन को वाइंड करेगा ना। अब इस डायग्राम को देखिए और इस डायग्राम को देख के समझिए कि ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज डीएनए, ठीक है, और आप जो बीच में ये मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं 4 और 6 एंड इसके बाद 2 और इसके जस्ट पीछे ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, दीज मॉलिक्यूल्स आर हिस्टोन प्रोटीन्स। ओके, तो डीएनए वाइंड अराउंड द हिस्टोन, ये पूरी तरह से हिस्टोन को लपेट लेगा, और जब ये हिस्टोन को लपेटेगा तो मान लीजिए ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये डीएनए स्ट्रक्चर, और इस तरह से इसने हिस्टोन को लपेटा, फिर इस तरह से हिस्टोन को लपेटा, इस तरह से हिस्टोन को लपेटा, और ऐसे करते करते ये डीएनए अपना अब देखिए कॉइलिंग करता हुआ जा रहा है ना। आप इस चीज को इस डायग्राम में देखें तो डीएनए हिस्टोन को कॉइल्ड कर रहा है। कॉइल्ड करने का मतलब ये मान लीजिए हिस्टोन है तो डीएनए इसको अच्छे से रैप्ड कर रहा है, जैसे धागे को हम लपेट रहे थे पतंग के धागे को, वैसे ही डीएनए हिस्टोन को अच्छे से लपेट रहा है। तो जब डीएनए हिस्टोन को वाइंड करेगा तो ये एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनेगा, और इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं, मैं फिगर लिख के मेंशन कर रहा हूं, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये है न्यूक्लियोसोम। चलिए पहले हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि न्यूक्लियोसोम्स हैं क्या, कितने हिस्टोन प्रोटीन्स इसमें इन्वॉल्व हैं, और जब न्यूक्लियोसोम्स टू न्यूक्लियोसोम्स हम डीएनए को मूव करवाते हैं, या डीएनए जब मूव करता है फ्रॉम न्यूक्लियोसोम्स टू न्यूक्लियोसोम्स, जो आप यहां देख रहे हैं, तो इस बीच वाली डीएनए के पार्ट को क्या बोलते हैं, ये सब कुछ हम लोग स्टेप बाय स्टेप अब देखेंगे। ओके, तो चलिए अब आते हैं स्टेप बाय स्टेप उस पार्ट पे
कि डीएनए नेगेटिव, हिस्टोन पॉजिटिव। स्टार्ट तो हम यहीं से करेंगे, है ना बच्चों। डीएनए नेगेटिव इंटरैक्ट्स विद हिस्टोन प्रोटीन विच इज पॉजिटिव। ठीक है, तो डीएनए नेगेटिव इंटरैक्ट्स विद हिस्टोन प्रोटीन विच इज पॉजिटिव। तो डीएनए वाइंड्स अराउंड द हिस्टोन, डीएनए हिस्टोन को अच्छे से लपेट लेगा। वाइंड्स अराउंड द हिस्टोन फॉर्मिंग अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर। स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाएगा ये, और इस स्फेरिकल स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे न्यूक्लियोसोम। ठीक है, तो ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनेगा न्यूक्लियोसोम। अब यहां पे क्वेश्चन और आता है। क्वेश्चन ये आता है कि जब एक न्यूक्लियोसोम बनता है, आप देखिए ये एक न्यूक्लियोसोम है, ये एक न्यूक्लियोसोम है, तो डीएनए जब हिस्टोन को वाइंड करता है, तो डीएनए जब हिस्टोन को लपेटेगा, तो डीएनए के कितने बेस पेयर एक हिस्टोन को लपेट के, यानी एक हिस्टोन का ग्रुप लपेट के बेस पेयर्स कितने बनाते हैं? बात समझ में आ रही है ना। यानी डीएनए का कितना बेस पेयर एक हिस्टोन प्रोटीन को बाइंड करता है, डीएनए के कितने बेस पेयर एक न्यूक्लियोसोम को बाइंड करते हैं। तो 1 न्यूक्लियोसोम इज इक्वल टू 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए। तो एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए। अगेन नीट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 न्यूक्लियोसोम इज इक्वल टू 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए। अब डीएनए ने हिस्टोन को वाइंड कर लिया, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना न्यूक्लियोसोम। अब इस न्यूक्लियोसोम को अगर हम ध्यान से देखें तो डीएनए वाइंड करता है वाइंड्स विद 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हिस्टोन। एक्चुअल में तो यहां 5 डिफरेंट टाइप्स हैं, बट 4 डिफरेंट टाइप्स प्लस 1 लेटरल अटैचमेंट, है ना। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना है आप लोगों को। 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्लस 1 लेटरल अटैचमेंट ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। चलिए, अब कौन कौन से प्रोटीन हिस्टोन के अटैच्ड हुए थे जब डीएनए ने इसको वाइंड किया था? उसमें हिस्टोन प्रोटीन्स के जो टाइप थे उसमें है बच्चों, देखो अब हिस्टोन प्रोटीन्स के टाइप्स, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर द नीट ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कितने टाइप के हिस्टोन प्रोटीन्स इन्वॉल्व थे। तो इसमें था बेटा H2A, H2B, H3 एंड H4, और लेटरल अटैचमेंट किसका था? H1 का। ठीक है, अब H1 इसमें कहां है? ये जो आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर हो गया आपका H1। क्लियर हुआ ये? तो H1 लेटरल अटैच्ड क्यों हुआ, इसके बारे में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। H1 स्टेबलाइज करता है कॉइलिंग को। अगर डीएनए हिस्टोन को वाइंड करता है तो वो अपनी पोजीशन पे स्टेबल रहे, ये काम करने के लिए H1 बाद में आके उस पे अटैच हो जाता है। तो H1 स्टेबलाइज द कॉइलिंग। और अब मैं बताने जा रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट लाइन अबाउट H1। H1 इज नॉट इनहेरिटेड। ओके, ये इनहेरिट नहीं होता। यानी जब डीएनए ट्रांसफर होगा फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, तो डीएनए के साथ हिस्टोन के H2A, H2B, H3, H4 ये चारों ट्रांसफर होंगे मॉलिक्यूल। H1 इनहेरिट नहीं होगा। तो H1 इज नॉट इनहेरिटेड। यहां तक क्लियर हुआ? अब यहां तक अगर आपको प्रोसेस क्लियर है तो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप पे। तो इस पूरे प्रोसेस का एम क्या था? डीएनए जब हिस्टोन को कॉइलिंग फॉर्म में वाइंड करता हुआ आगे बढ़ रहा है, तो यहां पे इसको फर्स्ट लेवल ऑफ शॉर्टनिंग भी बोलते हैं।
अब देखिए अगेन एक इंटरेस्टिंग पार्ट आ रहा है कि दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ शॉर्टनिंग ऑफ डीएनए। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ शॉर्टनिंग ऑफ डीएनए। ये हो गया हमारा फर्स्ट लेवल ऑफ शॉर्टनिंग। और जब फर्स्ट लेवल ऑफ शॉर्टनिंग ऑफ डीएनए की बात हुई, जब इसने न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर बनाया, और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो इससे पहले ही आपको देखना चाहिए था, कि हमारे पास फर्स्ट लेवल ऑफ शॉर्टनिंग बाय वाइंडिंग ऑफ डीएनए, है ना, वाइंडिंग ऑफ डीएनए विद हिस्टोन। तो बच्चों यहां पे एक चीज आपने देखी थी कि हिस्टोन के 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन थे। ओके, एक तो लेटर अटैचमेंट करता है, तो 5 हम बेसिकली याद रखते हैं, मगर मेन जो अटैचमेंट हो रहा है वो है H2A, H2B, H3 एंड H4। तो H2A, H2B, H3 एंड H4, ठीक। और सेम हमारे सेकेंड स्ट्रैंड के लिए भी, है ना, एक हेलिक्स के लिए H2A, H2B, H3, H4, सेकेंड हेलिक्स पे भी H2A, H2B, H3, H4। तो टोटल कितने हो गए? 8 प्रोटीन्स। और इसीलिए इस स्ट्रक्चर को हिस्टोन ऑक्टामर बोला जाता है। ओके, तो आपको हिस्टोन ऑक्टामर समझ में आ गया होगा। हिस्टोन ऑक्टामर का मतलब हो गया अटैचमेंट ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन। ओके, हिस्टोन ऑक्टामर इज अटैचमेंट ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन्स। ओके, 8 हिस्टोन प्रोटीन्स ऑन द 2 हेलिक्स। चलिए, अब हिस्टोन ऑक्टामर तो बन गया, फर्स्ट लेवल ऑफ शॉर्टनिंग भी हो गई, ठीक है। और फर्स्ट लेवल ऑफ जब शॉर्टनिंग हुई ना, तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, है ना। ये न्यूक्लियोसोम्स बना हुआ है, फिर डीएनए, फिर न्यूक्लियोसोम्स, फिर डीएनए, फिर न्यूक्लियोसोम्स और फिर डीएनए, है ना। तो मैं इस तरह से मार्क भी कर दूं, ये वाला जो आप देख रहे हैं पार्ट, दिस इज न्यूक्लियोसोम, और ये वाला पार्ट आपको जो बीच में दिख रहा है, दिस इज द डीएनए पार्ट, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट लेवल ऑफ शॉर्टनिंग की वजह से, इस स्ट्रक्चर की वजह से, इट गिव्स बीट्स ऑन द स्ट्रिंग अपीयरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, नीट में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं इस पे, बीट्स ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस। अब ये बीट्स ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस क्या है? स्ट्रिंग का मतलब यहां पे हो गया आपका डीएनए मॉलिक्यूल, और बीट्स हो गए आपके ये प्रोजेक्शंस जो कि न्यूक्लियोसोम्स बनाता है। क्लियर हुआ? तो बीट्स ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस बना, और जब बीट्स ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस बन जाता है तो इस टाइम पे शॉर्टनिंग होगी डीएनए की। जब ये बार बार इस तरह से कॉइल करेगा, हिस्टोन को लपेटेगा, तो शॉर्टनिंग होगी ना। तो शॉर्टनिंग से विड्थ आ जाती है यहां पे 11 nm। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द नीट, ठीक है। ये फर्स्ट लेवल ऑफ शॉर्टनिंग है विच gives beads on string appearance and the shortening results in the width of DNA, that is 11 nm। चलिए ये चीज क्लियर हो गई। अब एक चीज तो क्लियर हो गई कि बीट्स ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस बन चुका है। अब फर्दर कॉम्पैक्शन होगा तो रिजल्ट क्या आएगा? जब फर्दर कॉम्पैक्शन होगा, इस तरह के स्ट्रक्चर को जब हम और आगे लेके जाएंगे, तो देखिए इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ था, बीट्स ऑन स्ट्रिंग बना हुआ है, ठीक है। अब ये और कॉइलिंग करेगा, ठीक है, और कॉइलिंग बनेगा। तो इस तरह से कॉइलिंग बनते जाएंगे तो एक जो बड़ा सा बीड बनेगा, इसको बोलते हैं सोलेनॉइड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, सोलेनॉइड कॉन्फ़िगरेशन। सोलेनॉइड का मतलब क्या हुआ? अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर consisting of 5 to 6 न्यूक्लियोसोम। तो बच्चों ये भी बहुत अच्छे से याद रखना है कि सोलेनॉइड्स में कितने न्यूक्लियोसोम? 5 to 6 न्यूक्लियोसोम्स। क्लियर?
तो यानी ये एक स्टेप और आगे बढ़ गया कॉम्पैक्शन का। तो दिस इज द फर्दर लेवल ऑफ कॉम्पैक्शन। तो फर्दर लेवल ऑफ कॉम्पैक्शन है ना, लीड्स टू कॉम्पैक्शन लीड्स टू सोलेनॉइड कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हो गया फर्दर लेवल ऑफ कॉम्पैक्शन। और कॉम्पैक्ट हुआ, सोलेनॉइड बना। ठीक है, अब यहां पे एक चीज समझिए, जब ये और कॉम्पैक्ट होकर सोलेनॉइड बना रहा है तो इस टाइम पे क्या है कि मान लीजिए ये एक न्यूक्लियोसोम है जिसको डीएनए ने वाइंड किया, फिर अगला न्यूक्लियोसोम, तो इन दोनों के बीच जो डीएनए है जो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है इसको बोलते हैं लिंकर डीएनए। ठीक है, ये हो गया आपका लिंकर डीएनए। तो अब ये चीज भी आपको मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट सोलेनॉइड कॉन्फ़िगरेशन है उतना इंपॉर्टेंट लिंकर डीएनए भी है। तो सोलेनॉइड में हमारे पास 5 to 6 न्यूक्लियोसोम थे, यानी और कॉम्पैक्ट हुआ तो अंडरस्टूड है विड्थ और बढ़ेगी, है ना, और वो थिक होता चला जाएगा क्योंकि हम दबा रहे हैं डीएनए को, न्यूक्लियोसोम्स को हम दबा रहे हैं, तो विड्थ और बढ़ेगी। तो यहां पे जो विड्थ बढ़ेगी वो हो जाएगा 30 nm। ओके, तो सोलेनॉइड का रिजल्ट क्या हुआ कि विड्थ अब बन चुकी है 30 nm। सोलेनॉइड कैसे बना? फर्दर कॉम्पैक्शन हुआ और कॉइलिंग हुई, तो एक साथ 5 से 6 न्यूक्लियोसोम्स आके मर्ज होते गए और एक बड़ा सा बीड बनता गया जिसे हमने नाम दिया सोलेनॉइड कॉन्फ़िगरेशन का। अब क्या होगा? अब आता है एक और लेवल ऑफ कॉम्पैक्शन जो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो अब जो कॉम्पैक्शन आएगा, देन कॉम्पैक्शन बिकम्स कंडेंसेशन, और ये कंडेंसेशन आपको देखने को मिलेगा विच ऑकर्स ड्यूरिंग द मेटाफेज। आपको याद होगा, आपने सेल डिवीजन पढ़ा है कि मेटाफेज पे सबसे ज्यादा कंडेंसेशन होता है। तो विच अकर्स ड्यूरिंग मेटाफेज, है ना, और यहां पे जो कंडेंसेशन होगा, द फर्दर कॉम्पैक्शन विच बिकेम कंडेंसेशन, and its condensation is mainly occurring during the metaphase due to the protein condensing, यानी अगेन एक प्रोटीन इन्वॉल्व हो गया जो इसको और कंडेंस्ड करता जा रहा है। पहले हमने देखा बीट्स ऑन स्ट्रिंग, है ना, सबसे पहले हमने न्यूक्लियोसोम्स जब बनाया तो हमने बीट्स ऑन स्ट्रिंग्स देखा, फिर हम और आगे बढ़े और कॉम्पैक्ट किया तो हम लोगों ने सोलेनॉइड देखा। अब हम मेटाफेज पे आ चुके हैं, मेटाफेज पे और कॉम्पैक्शन हो रहा है और कंडेंसेशन हो रहा है, और ये कंडेंसेशन कर रहा है प्रोटीन कंडेंसिन। तो इस कंडेंसिन प्रोटीन से, है ना, ये जो मेटाफेज पे कंडेंसेशन हुआ, इस कंडेंसिन प्रोटीन से क्या होगा बच्चों? डीएनए अपीयर्स टू लूप आउट फ्रॉम द स्कैफोल्ड ऑफ प्रोटीन, है ना, पूरे स्कैफोल्ड ऑफ प्रोटीन से डीएनए बिल्कुल लूप की तरह दिखता हुआ आगे हमें प्रोसेस्ड होगा, है ना। डीएनए अपीयर्स टू लूप आउट फ्रॉम स्कैफोल्ड ऑफ प्रोटीन। चलिए, अब डीएनए बिल्कुल बाहर निकले हुए लूप की तरह दिख रहा है फ्रॉम द ग्रुप ऑफ प्रोटीन। स्कैफोल्ड मतलब ग्रुप ऑफ प्रोटीन, और यहां पे लूप बन गया, इसका मतलब ये और कॉम्पैक्ट हुआ है। इससे हमारी विड्थ पहुंच जाएगी 200 नैनोमीटर। ओके, तो ये हमारा जो विड्थ देगा, ये देगा 200 नैनोमीटर। क्लियर? अब यहां तक तो चीजें आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा है, कैसे डीएनए हिस्टोन को वाइंड कर रहा है, लिंकर डीएनए का काम क्या है। ये बीच का डीएनए जो आप देख रहे हैं, ये जो डीएनए बना हुआ है, ये भी आपका लिंकर डीएनए ही है। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हैं। अब है बिल्कुल लास्ट में जो हम पहुंच जाते हैं स्टेज पे, जब डीएनए क्रोमोसोम्स पे आने लगते हैं, और डीएनए का ये जो फाइनल लेवल ऑफ पैकेजिंग है ना,
इसको बोलते हैं फाइनल लेवल ऑफ पैकेजिंग, है ना। तो फाइनल लेवल ऑफ पैकेजिंग इज डन बाय again a group of protein which is collectively called as NHC means नॉन हिस्टोन, ये अब हिस्टोन नहीं है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, ओके, क्रोमोसोमल प्रोटीन। एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। कई बार नीट में पूछा जाता है व्हाट आर क्रोमैटोसोम्स, व्हाट आर क्रोमैटोसोम्स, ठीक है, बहुत इजी है। क्रोमैटोसोम्स, क्रोमैटोसोम्स का मतलब न्यूक्लियोसोम्स, जो हम देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोसोम्स प्लस क्रोमोसोम्स, ओके, प्लस क्रोमैटिन आप कह लीजिए, क्रोमोसोम्स कहना यहां सही नहीं होगा, न्यूक्लियोसोम्स प्लस क्रोमैटिन, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा क्रोमैटोसोम्स। हम लोग बात कर रहे थे इसकी, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन फाइनल लेवल ऑफ पैकेजिंग करता है, और स्टेज पे बनता क्या है बच्चों, जैसे ये मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये है वो कंडेंसेशन होता हुआ डीएनए, ठीक है, और यहां बीच में इसके न्यूक्लियोसोम्स, ठीक है, एक रफ आइडिया हम लोग ले रहे हैं, और ये भी ऐसे कंडेंस्ड होता जाएगा और एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में डेवलप हो जाएगा। और ये जो फाइनल लेवल ऑफ पैकेजिंग है ये NHC करता है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। अब यहां पे जो टाइप्स ऑफ क्रोमैटिन इन्वॉल्व हैं ये भी समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे लास्ट स्टेज है ये पैकेजिंग का। तो टाइप्स ऑफ क्रोमैटिन में 2 टाइप्स ऑफ क्रोमैटिन इन्वॉल्व हैं, एक है आपका यूक्रोमैटिन और एक है आपका हेट्रोक्रोमैटिन, ओके, यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन। इस पे भी बोर्ड एग्जाम्स में सीबीएसई में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन की अगर बात करें तो यूक्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शनली लेस एक्टिव है, यानी ट्रांसक्रिप्शन तो होगा इसमें, डीएनए से आरएनए के मॉलिक्यूल तो बनेंगे बट ये लेस एक्टिव है, बट हेट्रोक्रोमैटिन इज मोर एक्टिव, ओके। और यूक्रोमैटिन की एक और फीचर की बात करें तो इट स्टेन्स लाइट, ओके, इट स्टेन्स लाइट एंड हेट्रोक्रोमैटिन स्टेन्स डार्क, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट पैकेजिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। अगर टॉपिक आपको समझ में आया है तो ही लाइक बटन प्रेस करिएगा, अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है तो। अगर टॉपिक समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स को मेंशन करें, ताकि मैं उन डाउट्स के लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना सकूं, क्योंकि डीएनए के जितने भी टॉपिक्स हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनका वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम।